संस्कृत भाषा के कुल 30 अंक परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें 15 नंबर संस्कृत व्याकरण के पूछे जाते हैं, जिसमें गद्यांश तथा पद्यांश पर आधारित संस्कृत व्याकरण के प्रश्न होते हैं, तथा 15 प्रश्न शिक्षण विधियां के पूछे जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 अंक संस्कृत भाषा के होते हैं। तो आइए अब हम संस्कृत भाषा के व्याकरण के अंतर्गत जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश तथा पद्यांश पर आधारित, तो अब हम देखते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न क्रमांक 1। सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म कुत्र अभवत्? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ? अब हम देखते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ दिए हैं। इंग्लैंड है, अहमदाबाद है, सी करद ग्राम है तथा डी वारदोली ग्राम है। अब हम देखते हैं कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं कि उस अनुच्छेद में जन्म कुत्र अभवत्, जन्म कहाँ हुआ था, वो हम उस गद्यांश में हम देखते हैं हम उस गद्यांश की प्रारंभिक पंक्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म गुजरात प्रांतस्य करद नाम के ग्राम में 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी अभवत्। अब यहाँ इस गद्यांश की पहले ही पंक्ति में यह आया है गुजरात प्रांतस्य करद नाम के ग्राम में, तो यहाँ पूछा भी यही है कुत्र अभवत्, कहाँ हुआ? तो यहाँ हम देखते हैं सी वाला जो ऑप्शन है करद ग्राम में अपना सही उत्तर है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। पटेलस्य प्रारंभिक शिक्षा यत्र जाता? पटेल की प्रारंभिक शिक्षा जहां हुई, कहां हुई? यहां यत्र आया, यत्र जाता, जहां हुई। अब यहां 4 ऑप्शन देखते हैं। ए नडियाद नगरे, बी करद ग्राम में, सी इंग्लैंड देश है तथा डी अहमदाबाद है। अब हम यहां देखते हैं कि अपना जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद में दूसरी लाइन हम देखते हैं अस्य प्रारंभिक शिक्षा नडियाद नगरस्य विद्यालय अभवत्। अब यहां नडियाद नगरे आया है दूसरी पंक्ति में अनुच्छेद के, तो यहां अपना सीधा ए ऑप्शन सही है, नडियाद नगरे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जहां हुई वो स्थान है नडियाद नगरे। देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। वकालत कार्यम कदा प्रारब्धम? उन्होंने वकालत का कार्य कब प्रारंभ किया? कदा प्रारब्धम, कब प्रारंभ किया? यहां 4 ऑप्शन देखते हैं। ए 1913 ईस्वी है, बी 1924 ईस्वी है, सी 1875 ईस्वी है तथा डी 1934 ईस्वी है। अब हम अपने अनुच्छेद में वापस आते हैं। हमें बार बार उस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक देखना होगा कि प्रश्न में क्या पूछा है और हमें क्या जवाब देना है। तो 1913 ईस्वी यहाँ आया है, 1913 ईस्वी है, तो यहाँ उन्होंने वकालत का कार्य जो प्रारंभ किया है वो सीधे यहाँ ए ऑप्शन में अपना सही है, 1913 ईस्वी है उन्होंने अपना वकालत का कार्य प्रारंभ किया था। आइए अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। 1924 ईस्वी पटेल कस्य स्थापना कृतवान? 1924 ईस्वी में पटेल ने कस्य स्थापना कृतवान, किसकी स्थापना की? आइए देखते हैं 4 ऑप्शन। ए स्वतंत्रता आंदोलनस्य, बी वकालत कार्यस्य, सी स्वराज्य आश्रमस्य तथा डी नडियाद नगरस्य। अब हम अपने अनुच्छेद में जो गद्यांश दिया है उसमें देखते हैं कि अपना सही उत्तर क्या है। उन्होंने 1924 ईस्वी में किसकी स्थापना की है? तो यहाँ हम देखते हैं गद्यांश में 5वीं पंक्ति में यहाँ दिया है अनंतरम 1924 ईस्वी अयम वारदोली ग्रामे स्वराज्य आश्रमस्य स्थापना कृतवान। उन्होंने स्वराज्य आश्रम की स्थापना की, तो यहाँ अपना जो सही ऑप्शन है वो सी है, स्वराज्य आश्रमस्य। उन्होंने 1924 ईस्वी में स्वराज्य आश्रम की स्थापना की। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। स्वकीय दृढ़ सिद्धांतेय पटेल केन नामना विख्यातः? अपने स्वयं के एक दृढ़ सिद्धांत के आधार पर
पटेल केन नामना विख्यात, किस नाम से विख्यात हुए, किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो हम देखते हैं 4 विकल्प, ए लौह पुरुष, बी स्वर्ण पुरुष इति, सी मर्यादा पुरुष इति तथा डी वज्र पुरुष इति। अब हम गद्यांश में देखते हैं, स्वकीय दृढ़ सिद्धांत अयम लोह पुरुषः इति नामना विख्यातः अभवत्। तो यहां हमने इस गद्यांश में पढ़ा कि ये किस नाम से विख्यात हुए, तो यहां सीधे सीधे हमने देखा लोह पुरुषः इति, लोह पुरुष के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कर विरोधी आंदोलनम कृषकाणाम सहयोगेन यह कृतवान। कर विरोधी आंदोलन में किसानों का सहयोग यह कृतवान, जिसने किया। देखते हैं 4 ऑप्शन, ए महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू तथा डी न कह अपी। न कह अपी का आशय इनमें से कोई नहीं, यदि तीनों में से कोई नहीं है तो अपना चौथा ऑप्शन सही होगा। तो आइए अब हम देखते हैं गद्यांश में, कर विरोधीनम आंदोलनम कृषकाणाम सहयोगेन च कृतवान। तो इस गद्यांश में हमने इस पंक्ति को पढ़ा, तो यहां किसने कर विरोधी आंदोलन में किसानों का सहयोग किसने किया? तो यहां सीधा दिख रहा है वल्लभ भाई पटेल। तो यहां अपना बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रियासतानाम भारते विलये यश महत योगदानम अस्ति। यानी भारत में या भारत में रियासतों के विलय में यश महत योगदानम अस्ति, यानी जिसका बहुत बड़ा योगदान है, वो कौन थे? यहां देखते हैं 4 ऑप्शन, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री तथा डी वल्लभ भाई पटेल। अब यहां हम गद्यांश में देखते हैं, तेषां विलय कार्ये अस्य महाभागस्य महत योगदानम वर्तते। यहां आया तेषां में उनका, अब अपना अनुच्छेद किसके बारे में चल रहा है? वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो यहां रियासतों के भारत में विलय में किसका बड़ा योगदान? तो यहां सीधे सीधे डी ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल अपना सही उत्तर है। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, उपर्युक्तस्य गद्यांशस्य शीर्षकम भवितुम शक्यते। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक होना चाहिए। अब हम अपने मन में सोचते हैं, प्रश्न में पूछा है कि इसका क्या शीर्षक होना चाहिए, हेडिंग। तो यहां हम ए देखते हैं महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा सी द्वयमेव। द्वयमेव का आशय दोनों ही कौन से? ए तथा बी ऑप्शन। तथा डी में आया है न किमपि, इनमें से कोई नहीं। तो यहां हम देखते हैं इस गद्यांश में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिस पर आधारित ये गद्यांश है, किस पर आधारित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। तो यहाँ अपना शीर्षक भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है। यहाँ बी ऑप्शन अपना सही है। अब हम गद्यांश के 8 प्रश्नों के बाद हम पद्यांश के प्रश्न देखते हैं। धीमताम कालः येन गच्छति। बुद्धिमान लोगों का समय जिसमें जाता है। 4 ऑप्शन देखते हैं, व्यसनेन, काव्यशास्त्र विनोदेन, निद्रया तथा डी कलहेन। यहां देखते हैं व्यसनेन, व्यसन में, काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्यशास्त्र विनोद में तथा निद्रया, निद्रा में, नींद में तथा डी ऑप्शन कलहेन, लड़ाई झगड़े में। अब हम पद्य में देखते हैं, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यहां सीधे सीधा अपना बी ऑप्शन सही हो रहा है। काव्यशास्त्र विनोदेन यानी बुद्धिमानों का समय काव्यशास्त्र के विनोद में जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मूर्खाणाम समय कथम गच्छति। मूर्खों का समय कथम गच्छति, कैसे जाता है, कैसे गुजरता है, जाता है। तो यहां देखते हैं ये निद्रया, नींद में, लड़ाई झगड़े में, नींद में तथा लड़ाई झगड़े में, यहां च आया है। तथा चौथा काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्यशास्त्र विनोद में। तो यहां हम देखते हैं चारों ऑप्शन में से। आइए देखते हैं पद्यांश में, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा।
यानी मूर्खों का समय निद्रया कलहेन च, नहीं नींद में तथा लड़ाई झगड़े में ही जाता है। तो यहां अपना सी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोभात किम न भवति, लोभ से, लोभ से क्या नहीं होता है। यहां देखते हैं ए क्रोध, बी काम, सी मोह तथा डी पुण्यम। अब हम पद्य में देखते हैं। लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभात कामः प्रजायते, लोभात मोहः च नाशः च, लोभः पापस्य कारणम। तो यहां हमने देखा कि लोभ से क्या नहीं होता है। हमने अभी पद्य या श्लोक पढ़ा है, तो लोभ से क्रोध भी होता है, काम भी होता है, मोह भी होता है। और प्रश्न में क्या पूछा है कि लोभ से क्या नहीं होता है। तो यहां सीधे सीधे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोभ से क्या नहीं होता है। तो यहां यानी लोभ से लास्ट में दिया है पापः, यानी लोभ से, यानी लोभ पाप का कारण है, लोभ पापस्य कारणम। तो यहां सीधे सीधे प्रश्न पाप का विलोम शब्द पूछना चाह रहा है, और पापम का विलोम पुण्य में है। तो लोभ से क्या नहीं होता है, तो लोभ से पुण्य नहीं होता है। तो यहां अपना ये डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न। मित्राणि रिपवः च येन जायन्ते, मित्र रिपवः च यानी मित्रता और शत्रुता, रिपव यानी मित्र और शत्रु, ये न जानते जिससे पैदा होते हैं, जिससे बनते हैं। यहां देखते हैं लोभात लोभ से, व्यवहारेण व्यवहार से, मोहेन मोह से तथा कलहेन लड़ाई झगड़े से, है ना। तो यहां हम देखते हैं अपने पद्य में व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवः तथा, पद्य की जो अपनी पंक्ति है पहली उसमें आया है, यानी व्यवहारेण व्यवहार से, यानी मित्रता और शत्रुता व्यवहार से ही होती है। तो अपना बी ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। जनपदस्य अर्थे कम त्यजेत, जनपदस्य अर्थे एक जनपद के अर्थ में कम त्यजेत किसका त्याग कर देना चाहिए। ऑप्शन ए एकम जनम, बी कुलम, सी ग्रामम तथा डी पृथ्वीम। यहां देखते हैं एकम जन्म एक लोग का, कुलम एक परिवार का, सी ग्रामम एक गांव का तथा डी पृथ्वीम एक पृथ्वी का। तो यहां हम देखते हैं अपना पद्यांश की वो पंक्ति, ग्रामम जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। तो यहां आया है ग्रामम जनपदस्यार्थे, तो यहां अपना जो ऑप्शन है जनपदस्यार्थे कम त्यजे, तो यहां सी ऑप्शन ग्रामम अपना सही है। अगला प्रश्न। व्यसनेन अस्मिन पदे का विभक्ति किम च वचनम, व्यसनेन अस्मिन पदे, व्यसनेन इस पद में का विभक्ति किम च वचनम, कौन सी विभक्ति तथा क्या वचन है, वचन कौन सा है, यानी विभक्ति और वचन पूछा है। ए तृतीय एक वचनम, बी तृतीय बहुवचनम तथा सी पंचमी एक वचनम, डी सप्तमी एक वचनम। यहां हम देखते हैं जिस प्रकार बालक शब्द को हम चलाते हैं विभक्ति के अनुसार, तो बालक का बालकेन होगा, इसी प्रकार बालकेन के अनुसार व्यसनेन। तो यहां बालकेन में तृतीय एक वचनम तृतीय विभक्ति तथा एक वचनम होता है, इसी प्रकार व्यसनेन में भी तृतीय एक वचनम, ए ऑप्शन अपना सही है। अगला प्रश्न। ग्रामस्यार्थे इति पदे कह संधि अस्ति, ग्रामस्यार्थे इस पद में कौन सी संधि है। तो यहां हम देखते हैं ए दीर्घ संधि, गुण संधि, सी व्यंजन संधि तथा डी विसर्ग संधि। अब हम यहां देखते हैं ग्रामस्यार्थे, यहां देखते हैं, यहां हम देखते हैं इसके टुकड़े करते हैं ग्रामस्य प्लस अर्थे। अब यहां हम देखते हैं यहां ग्रामस्य में ग्रामस्य आ रहा है, प्लस द्वितीय पद का पहला वर्ण देखते हैं यहां भी आ रहा है, और अ तथा अ से मिलकर बनता है बड़ा आ, दीर्घ आ। तो यहां देखते हैं अधन से आ बना,
यहां देखिए आप ग्रामस्यार्थे, यहाँ या बना है यानी यहाँ आ बना है, इसका आशय है दीर्घ संधि यहां बन रही है। तो ग्रामस्यार्थे में दीर्घ संधि, ये ऑप्शन अपना सही। इस प्रकार संस्कृत भाषा के कुल 15 प्रश्न, यानी पहले हमने गद्यांश के प्रश्न 8 प्रश्न सीखे थे तथा पद्यांश के 7 प्रश्न, इस प्रकार कुल मिलाकर कुल 15 प्रश्न अपने संस्कृत भाषा के गद्य तथा पद्य के पूर्ण हुए। गद्य तथा पद्य के कुल 15 प्रश्नों के सीखने के बाद आइए अब हम संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियों के 15 प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, छात्रे भाषा विकासेन सह भाषा शिक्षणे यस्य आवश्यकता अस्ति। आइए देखते हैं प्रश्न का आशय। छात्रे भाषा विकासेन, छात्र के भाषा के विकास में या विकास के साथ भाषा शिक्षण यस्य, भाषा शिक्षण में यस्य आवश्यकता अस्ति, जिसकी आवश्यकता होती है। देखते हैं ऑप्शन ए परिवर्तन की, बी स्थिरता की, सी अनुशासन की तथा डी रटने की। अब हम यहां देखते हैं भाषा, छात्र के भाषा के विकास के लिए भाषा शिक्षण में सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है। तो यहां देखते हैं सी वाला जो ऑप्शन हमारा दिख रहा है अनुशासनस्य, अनुशासन की, यह अपना सही ऑप्शन है, क्योंकि तभी भाषा का विकास हो सकता है। अगला प्रश्न, सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथमम वाचनम करोति। सामूहिक वाचन के बाद पाठस्य प्रथमम वाचनम, पाठ का सबसे पहला वाचन करोति करता है। कौन करता है? 4 ऑप्शन देखते हैं। अध्यापक, समूह का नेता, सी समूह का छात्र तथा डी सर्वे छात्रा, सभी छात्र। आइए यहां देखते हैं सामूहिक वाचन में सबसे पहले किसकी भूमिका होती है। तो यहां हम देखते हैं कोई यदि शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो सबसे श्रेष्ठ भूमिका, सबसे पहले वाचन कौन करता है? अध्यापक। सबसे पहले अध्यापक ही प्रथम वाचन करता है। अगला प्रश्न, पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति। पाठ के उपरांत मूल्यांकन होता है। देखते हैं 4 ऑप्शन। पाठ के पढ़ने के पहले, पाठ पढ़ाते समय या पढ़ते समय, सी पाठ के पढ़ाने के पश्चात अनंतरश, पढ़ाने के बाद में, तथा डी अन्यश, इसके अलावा। इन तीनों ऑप्शन के अलावा अन्य भी हो सकता है। तो यहां हम देखते हैं पाठोपरांत मूल्यांकन, पाठ के उपरांत मूल्यांकन। तो यहां जो अपना ऑप्शन है वो सी वाला, पाठस्य पाठनात् अनंतरस्य, पाठ के पढ़ाने के पश्चात उसका मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्याः महत्वं वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षण के लिए किसका महत्व होता है? वर्तते, पाठ का, अध्यापक का, सी इकाई योजना का तथा डी नियोजन प्रक्रिया का। तो यहां देखते हैं हम श्रेष्ठ शिक्षण का महत्व किसका सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो श्रेष्ठ शिक्षण में एक अध्यापक की ही सर्वश्रेष्ठ भूमिका होती है। तो अपना बी ऑप्शन अध्यापकस्य, अध्यापक की भूमिका होती है, यह सही है। अगला प्रश्न, कठिन शब्दानाम उच्चारणाभ्यासः कदा भवति। कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कब होता है? कदा भवति। ए प्रश्नोत्तर समय है, प्रश्नोत्तर के समय, बी अनुकरण वाचन के बाद, सी आदर्श वाचन के बाद तथा डी स्पष्टीकरण के पश्चात। अब यहां हम प्रश्न को देखते हुए ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्या सही ऑप्शन होगा, क्योंकि कठिन शब्दों का उच्चारण कब होता है। तो यहां सबसे पहले एक शिक्षक वाचन करता है और उसका अनुकरण वाचन बच्चा करता है। तो अनुकरण वाचन के पश्चात ही कठिन शब्दों का उच्चारण का अभ्यास किया जाता है। तो अपना सही राइट आंसर है बी, अनुकरण वाचनस्य पश्चात। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भाषायाः संबंध येन सह भवति। भाषा का संबंध जिसके साथ होता है, 4 ऑप्शन है। मानव के हृदय के साथ, मानव के वाग यंत्र के साथ,
द्वाभ्याम स दोनों के साथ, तथा चौथा न केन अपि स इनमें से किसी के साथ नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ सीधे सीधे प्रश्न क्या पूछने जा रहा है, भाषाया संबंध, भाषा का संबंध जिसके साथ होता है। तो यहाँ हमने अपने मन में सोचा है कि सबसे ज्यादा संबंध भाषा का मानव के हृदय के साथ तथा बी मानवस्य वाग यंत्र से, मानव के वाग यंत्र के साथ, इन दोनों के साथ होता है। इसलिए अपना सी ऑप्शन द्वाभ्याम स दोनों के साथ अपनी जो भाषा है उसका संबंध होता है। तो सही सी द्वाभ्याम स दोनों के साथ। अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षाम सरलीकरणाय यह उपाय अस्ति। मात्र भाषा के साथ तुलना, सूत्रों को रटना, प्रतिदिन या रोज व्याकरण को पढ़ना, न कभी किसी के भी साथ नहीं। अब यहां हम देखते हैं प्रश्न में व्याकरण शिक्षाम सरलीकरणाय, व्याकरण की शिक्षा के सरलीकरण के लिए यह उपाय अस्ति, जो उपाय है, कौन सा उपाय है, यहां हम देखते हैं चारों ऑप्शन, मातृभाषा के साथ तुलना, सूत्रों को रटना, प्रतिदिन व्याकरण का पढ़ना तथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ यदि बच्चा सबसे पहले यदि किसी शिक्षा को सरल तरीके से समझता है जिस उपाय के द्वारा, वो होता है मातृभाषाया सह तुलना, मातृभाषा की तुलना के साथ। यानी बच्चा मातृभाषा के द्वारा सबसे पहले बहुत जल्दी सीखता है। तो सही ऑप्शन है अपना मातृभाषा के साथ अध्ययन करना है, उसकी तुलना करना। अगला प्रश्न, मौन वाचनस्य अभ्यासः भवितव्यः। कभी कभी, बी अनियमित रूप से, सी रात के समय तथा डी रोजाना नियमित रूपेण। अब यहां हम देखते हैं प्रश्न को समझते हैं। मौन वाचन का अभ्यास होना चाहिए। मौन वाचन का अभ्यास कैसे होना चाहिए? कभी कभी होना चाहिए, अनियमित रूप से, रात्रि के समय या नियमित रूप से। तो आप ध्यान रखिए, यदि हम रोजाना नियमित रूप से मौन वाचन का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो उचित होगा। इसलिए सही ऑप्शन है मौन वाचन का अभ्यास नियमित रूप से रोजाना करना चाहिए। अगला प्रश्न, श्रुतलेखस्य का उपयोगिता वर्तते। श्रुतलेखस्य हस्तलेखस्य शोभना है, हाथ के लिखने की शोभा के लिए, हाथ के लिखने की शोभा के लिए, कक्षा में नियंत्रण के लिए, सी वर्तनीगत अशुद्धि के निवारण के लिए या वर्तनीगत अशुद्धि में होने वाली जो अशुद्धि होती है उस अशुद्धि के निवारण के लिए, दूर करने के लिए, तथा डी लिखित कार्य को करने के लिए। अब यहां हम देखते हैं श्रुतलेखस्य। श्रुतलेखस्य का आशय क्या है? यानी एक शिक्षक बोलता है और जो छात्र होता है वो सुनकर लिखता है, तो उसकी उपयोगिता यहां हम देखते हैं कि अपना कौन सा सही ऑप्शन होना चाहिए। कक्षा या नियंत्रण है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि कक्षा के नियंत्रण का संबंध श्रुतलेख से हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ हस्तलेख से शोभना है, हाथ से लिखने की शोभा के लिए, ये भी नहीं हो सकता, तथा लिखित कार्य को करने के लिए ये भी नहीं। अपना सही ऑप्शन होता है वर्तनीगताया अशुद्ध निवारणाय, यानी वर्तनीगत अशुद्धि या दोष या जो गलत लिखता है वो उसके निवारण के लिए, उसकी शुद्धि के लिए कि वो किस तरीके से अच्छे ढंग से लिख सकता है सुन करके। तो सही ऑप्शन अपना है वर्तनीगताया अशुद्ध निवारण। देखते हैं अगला प्रश्न, छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए भाषा शिक्षक को भाषा विज्ञान के किस विज्ञान में पारंगत होना चाहिए? यहां ए रूप विज्ञान में, बी ध्वनि विज्ञान में, सी वाक्य विज्ञान में तथा डी अर्थ विज्ञान में। अब यहां हम देखते हैं रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान तथा अर्थ विज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ होता है वाक्य विज्ञान। तो यहां अपना वाक्य विज्ञान सही ऑप्शन है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण होता है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वेदता तथा उपरोक्त सभी। अब हम यहां देखते हैं कि वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता तथा वेदता ये तीनों एक श्रेष्ठ मूल्यांकन के गुण होते हैं। इसलिए अपना ए, बी तथा सी ऑप्शन को देखते हुए अपना डी, ये तीनों उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन अपना सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न,
प्राचीन काले यानी पुराने समय में गुरु अपने शिष्य को किस विधि के द्वारा शिक्षा देता था? आगमन विधि से, व्याख्यान विधि से, अनुसंधान विधि से तथा प्रयोगशाला विधि से। अब यहां प्रश्न में हम देखते हैं कि पुराने समय में गुरु अपने शिष्य को व्याख्या विधि से यानी व्याख्या करके शिष्यों को सुनाता था और शिष्य सुन करके शिक्षा अर्जित करते थे, तो इसलिए व्याख्या के द्वारा शिष्यों को शिक्षा अर्जित कराते थे, इसलिए अपना व्याख्यान विधि से। अपना बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, छात्र किस कार्य में अधिक रुचि दिखलाता है? लिखने में, पढ़ने में, चित्रों में रंग भरने में तथा डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों ही। तीनों कौन से? लिखना, पढ़ना तथा चित्रों में रंग भरना। अब यहां हम देखते हैं कि छात्र किस कार्य में सबसे अधिक रुचि दिखलाता है, तो लिखने में भी रुचि दिखलाता है, पढ़ने में तथा चित्रों में रंग भरने में भी रुचि दिखलाता है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन ये सही है। तो इन तीनों में रुचि यदि दिखलाता है तो अपना चौथा ऑप्शन देखते हैं उपयुक्त तीनों ही, त्रिषु एव, डी ऑप्शन अपना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, संस्कृत के मूल्यांकन का प्रयोजन किससे होता है? विषय ज्ञान के परीक्षण से, अग्रिम कक्षा की क्रमोन्नति से, भाषा के प्रति रुचि जागरण से तथा लिपि के ठीक ज्ञान से। अब हम यहां देखते हैं कि संस्कृत का मूल्यांकन का जो प्रयोजन होता है किससे होता है, तो यहां हम देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से विषय के ज्ञान के परीक्षण से संस्कृत मूल्यांकन का उद्देश्य प्रयोजन होता है, तो अपना सही ऑप्शन विषय के ज्ञान के परीक्षण से। अब देखते हैं अगला प्रश्न, छात्र अपने मन के विचारों को किस भाषा के द्वारा सरल तरीके से प्रकट करने में समर्थ होता है? प्रांतीय भाषा से, राजभाषा से, अंतरराष्ट्रीय भाषा से तथा मातृभाषा से। अब यहां हम देखते हैं कि बच्चा एक मातृभाषा के द्वारा ही अपने हृदय के विचारों को एक सरल तरीके से प्रकट करने में समर्थ होता है, क्योंकि मातृभाषा से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि मातृभाषा के परिवेश में रहते हुए सबसे पहले अपना पढ़ाई का कार्य करता है, तो अपना डी ऑप्शन मातृभाषा से सही है। धन्यवाद।